प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सभी लोगों को। चलिए, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए क्लिनिकल संभाषण शुरू करता हूं। जो लोग भी यहाँ पर जुड़ेंगे वह लोग अपना अपना मत जरूर बताएंगे। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। और मैं यहाँ पे ये भी करता हूँ। यहाँ पे अलाउ करने को मैं ये करता हूँ। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो डायरेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग में चेंज किया है। देखिए, अभी सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अपने आप डायरेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं। तो बस मुझे को होस्ट बनाना नहीं आ रहा है, वो मैं सीख जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस मतलब मुझे अभी सीखना है। चलिए, हम लोग अभी मनो व स्त्रोतस की व्याधियों पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उसमें डिप्रेशन होता है तो मूड जो होता है बहुत लो मूड होता है। उनका जो काम करने का जो इच्छा होती है वो होती ही नहीं है। उसका जो विचार होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी फीलिंग होती है, फिजिकल वेलबींग मतलब स्वस्थ रहने का उसको कुछ इच्छा ही नहीं होती है। उसमें बहुत ज्यादा उसको सैडनेस फील होता है, एंग्जाइटी होता है, बेचैनी होती है, व्याकुलता होता है। ऐसे सुना सुनापन लगता है, शून्यता लगती है, होपफुलनेसनेस, उसको होपलेसनेस ऐसे बढ़ जाती है। वर्थलेसनेस मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसा फील होता है। गिल्ट फील होता है उसको कुछ ना कुछ। उसको इरिटेबिलिटी, इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। उसको रेस्टलेसनेस होता है, बेचैनी होती है तो वो रेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये डिप्रेशन जो होता है ना, ये कभी कभी टेम्पररी होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट, इसके और उपद्रव बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि नींद नहीं आना बहुत ज्यादा, या फिर नींद ना आना, या बहुत ज्यादा सो जाना, या उसको बहुत ज्यादा थकावट ऐसा फील होना, ये होती है। उसको एनर्जी लॉस होता है, वो कुछ काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी ताकत जो है वो कम हो गई है। उसको पूरे बॉडी में पेन होता है, मतलब उसको सर दर्द भी रहेगा, उसको शरीर में भी दर्द रहेगा। बहुत पेशेंट तकलीफ में रहता है। तो कुछ कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट से भी हो सकता है डिप्रेशन। और कुछ कुछ कभी कभी ये बीमारी के रूप में भी हमें दिखता है। तो हमें यह पूरे अच्छे से डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि हेतु क्या है, क्यों पेशेंट हमारा डिप्रेशन में गया, उसको क्या तकलीफ हो रहा है। वह मतलब पूरा अच्छे से क्योंकि कोई भी डिप्रेशन या अवसाद विषाद हो रहा है तो उसका कारण ये होता है कि तमोगुण बढ़ गया है, उसके मन पे कुछ आघात हुआ है। वह बहुत ज्यादा उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, उसके मन में वही वही विचार बार बार आ रहे हैं जो उसको तकलीफ दे रहे हैं। तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऐसे कंडीशन वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो हमें डिप्रेशन को समझना चाहिए। अभी मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे स्वागत कर लेता हूँ। डॉक्टर प्रेम नारायण जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर महेंद्र सर, डॉक्टर महाजन सर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ अपने सेशन में। हम डिप्रेशन पे पहले हम बाद में बात करेंगे। पहले आप लोगों से, आप लोगों का कोई केस है जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। तो डॉक्टर महेंद्र सर कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं क्या, या शशि तिवारी मैडम जी कोई केस के बारे में बताना चाहती है। डॉक्टर, सर हाँ मैं बोलिए मैम। पूछना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी सर, प्लीज आप बोलें प्लीज। नहीं पहले आप बोलिए फिर बाद में मैं बोलूंगा। ठीक है, नहीं मुझे लगा कोई और बोल रहा है। गुड इवनिंग सर। तो एक बात बताइए सर, ये जो सीढ़ी चढ़ने से पसीना आता है, ये किस में होता है? उसको आयाशन श्वास बोलते हैं, मतलब चलने से सांस फूलना, तो उसका नहीं नहीं खून। नहीं, पसीना आ रहा, स्वेटिंग हो रही चलने से।
तो कहीं सीढ़ी ना कहीं चढ़ाने से। पित्त पित्त का प्रकोप हो रहा है ना। अच्छा। पित्त जो है वो श्वेत में रहता है। तो हम्म। चढ़ने में पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो पित्त शामक द्रव्य देना है और वायु को हम्म। शमन करना है, तो ठीक हो जाएगा। जी सर, अभी मेरे हस्बैंड को एक्चुअली फीवर थी काफी दिनों से। मतलब हाँ। मंडे को उनको लगा, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे थर्सडे तक रहा, फ्राइडे तक ही रहा एक्चुअली, सैटरडे संडे तो नहीं रहा फीवर। लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, प्लेटलेट काउंट काफी कम था। और साथ में फिर मतलब अभी आज मैं आई तो शाम को बोलते हैं मेरे को सीढ़ी चढ़ने से पसीना आ रहा है। हमने कहा ऐसा केस में, क्योंकि आसन स्वासन तो पता है लेकिन ये चीज नहीं। मैंने कहा सर आपसे पूछती हूँ कि क्या है। हाँ, थोड़ा सा उनको भी एंजाइटी वगैरह मुझे लग रहा है एक्चुअली। कहीं ना कहीं मनोवस्त्रोत की दृष्टि रहती है, जो हमें बताते नहीं है पेशेंट। जी सर। जी सर। थैंक यू तो सर। आप क्या दवाई क्या देंगी? अब डायग्नोसिस हो गया, क्या दवाई देंगी? मन पे काम अभी तो करेगी? सर उनको नहीं, मल्टीविटामिन मॉडर्न की तो मैं कुछ नहीं देती हूँ अभी उनको, एक्चुअली गिलोय का सोरस दे रही थी। और आज तो मैंने उनको दशमूल भी दे रही थी, साथ में दशमूल कषाय भी दिया था। और मैंने उनको वो है क्या बोलते हैं, त्रिभुवन कीर्ति दिया था। अभी त्रिभुवन कीर्ति बंद कर दिया था, और कंकायन बटी उसके पहले चल रही थी, वो तो किस दीपन पाचन के लिए। और मैंने बोला कैस्टर ऑयल ले लीजिए, 2-4 दिन पहले ही बोला था कि जब है तो कोई मोशन वोशन नहीं क्लियर है, लेकिन बेल्चिंग वगैरह उदावत ज्यादा था। प्लान कर रही थी सर नीरू बस्ती का दशमूल की, लेकिन वो कल भी प्लान करती रह गई, आज भी। तो या तो मात्रा बस्ती दूं, लेकिन अभी मैंने कहा नहीं, फीवर वगैरह थोड़ा सा है तो मात्रा बस्ती वगैरह नहीं दूंगी। तो मेरे लिए यही ज्यादा मेडिसिन चल रही है, और कुछ अभी नहीं चल रहा। मनोवा स्रोत पर कल सोच रही हूँ जयमंगल रस चलाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, उसका थोड़ा अच्छा असर आता है इनके ऊपर हमेशा, इनको सूट करता है। और वैसे तो मानस मित्र बटिका रखी हुई है, लेते भी हैं, लेकिन ज्यादा एंजाइटी थी थोड़ा सा, तो वैसे इसीलिए। और आप। ज्यादातर आमावस्था रहती है, रसवस्त्रोत की दृष्टि है, तो उसमें जी। त्रिभुवन कीर्ति, रस पाचक, रक्त पाचक ये भी दे सकती है। हाँ, रस पाचक शुरू करना था, मेरे पास है नहीं अभी, आपसे मंगाना है, मेरा खत्म हो गया है। जी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और सर इसमें यदि हाँ बोलिए सर। मैं बोलूं सर, इसमें यदि पटोल वगैरह अपन दे दिया जाए, पटोल है, पित्त पापड़ा और चिरायता वगैरह, उस तरह का कंटेंट दे दिया जाए, और साथ में मधुर द्रव जैसे द्राक्षा वगैरह और मुनक्का या किशमिश वगैरह, तो वो दोनों चीज हो जाएंगी साथ में। अपना जो ज्वर है उस पर भी काम हो जाएगा, और पाचन का काम भी हो जाएगा, और साथ में जो पसीना आ रहे हैं उसमें उस पर भी काम हो जाएगा ये। जी। जी सर, थैंक सर। फ्रूट्स वगैरह मेनली मैं दे रही थी थोड़ा बहुत भूख लगने पर, और चीजें तो उल्लंघन ही करवा रही थी एक्चुअली। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर तनिका मैडम, आप कोई केस बताना चाहती हैं, बता सकती हैं? कोई केस डिस्कस करना चाहती है, जी सक्सेस जी स्टोरी? सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ गुड सर, एक ना पेशेंट था। तो वो उसका जो लिवर का एलएफटी वगैरह थी, जॉन्डिस था उसको। तो अभी आया था मेरे पास, वैसे एक दिन के लिए आया था। तो मैंने उसको, उसका 20 था लिवर एलएफटी, बिलीरुबिन डायरेक्ट वाला। और साथ में उसका क्रेटिनिन था 4.8। तो मैंने इस टाइम पे ना उस बीच में आपका, आप वहां पे गए हुए थे, तो मैंने बीच में मनीषा मैम से भी डिस्कस किया था इस टॉपिक पे। तो मैंने उसको आरोग्यवर्धिनी वट्टी चलाई थी, और साथ में मैंने उसको ये पल्त्रिका क्वाथ चलाया था, पुनर्नवा आसव चलाया था, और त्रिकटु चलाया था मेटाबॉलिज्म के लिए। और आपकी आम पाचक वटी 1 1 टैबलेट दी थी, ज्यादा दी नहीं उसको। और उसके बाद उसको मैंने वस्तियां दी है, जैसे 3 4 वस्तियां दी थी, निरू वस्ती दी, फिर अनुवासन वस्ती दी। तो उससे ये हुआ कि जो उसका बढ़ रहा था ना, वो कम हो गया। मतलब जैसे उसका 21 तक गया था, फिर उसके बाद 20.7 आ गया। और जो उसका क्रेटनिन था ना 4.7, वो कम होके 3.4 हो गया एक आपने दिन क्या में। क्या दिया ये जरूर बताइएगा, सब लोग नोट डाउन करिए तो तनिका मैडम मैंने का। मैंने उनको सर कुटकी, त्रिफला, चिरायता, और महातिक्त घृत, बीच में गिलोय, बीच में नीम, ये सारा डाल के फिर दिया था उनको वस्ती। अच्छा। तो ये वस्ती, हाँ जी, ये दिया था मैंने उनको। फिर उसके बाद मैंने रसपाचक और रक्तपाचक भी स्टार्ट किया था। तो ये काफी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो अभी पेशेंट स्टेबल है। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखूं कि अभी कुछ
और अगर मुझे आप कोई रसकल्प देती है, स्तवरकल्प देती है, तो थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन हर्बल देनी है तो ये दीजिए। इसके साथ में थोड़ा घृत भी दीजिए कि रुक्षता ना बढ़े। महातिक्त घृत स्टार्ट है सर। हाँ फिर ठीक है, फिर आप 1 साल भी चला सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पर सर ये तीव्र ट्वेंटी वायु का में प्रकोप करता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये 20 वाला जो चक्कर है, 20 में मतलब ये 20 इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब कोई उसका टेस्ट भी मैं अगर देख रही हूँ तो उसको हेपेटाइटिस ए था उस टाइम पे। तो ये इतना बड़ा तो फिर मतलब अभी ये मतलब क्यों ऐसे इस हद तक बढ़ा ये सब। तो आपको ये देखना होगा ना, आमावस्था थी क्या, उसका यूरिन कंट्रोल करने का था क्या, हिस्ट्री क्या था। नहीं, पेशेंट का जो लाइफस्टाइल था ना वो बहुत ही खराब था, बहुत ही ज्यादा खराब था। हाँ तो वो ऐसा वाला खराब था कि मतलब बेड पे ही आप उसको सारा कुछ ही दोगे, बस उसको हिलना नहीं है, बॉडी मतलब अपने को हिलाना नहीं है, ऐसे वाला लाइफस्टाइल था उसका। हाँ, तो कहीं ना कहीं आमावस्था उसके सारे धातुओं में भी आ गई होगी। ओके, हाँ वही सर, बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। बट हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। जब ये ठीक हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी सर सारा। और आपके हस्बैंड कैसे हैं मैम। सर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं सर, अभी तो मतलब अभी तो कंपनी भी जा रहे हैं और सब कुछ तो मतलब वो अच्छे से। आयुर्वेद पे विश्वास कर लिए कि वो नहीं सर, मतलब। वो तो उन्होंने अभी जब उनको साइनस के कारण मैंने जो वस्तियां दी थी, और इस पिछले वाला सीजन और ये वाला सीजन जब उनका बहुत ही अच्छा बीता, और वो इतना मतलब वो अभी देखो मेरे जितने भी सर सारे रिलेटिव्स है ना, वो सब ये है, कोई ऑन्को सर्जन है, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट है, और सबको वो प्राउडली यही बोलते हैं कि आप आयुर्वेद करो आप ठीक हो जाओगे। तो ये चीज है, उनके सारे ब्रदर सिस्टर यही हैं सर, मेरी सारी फैमिली में। तो वही तो वो सबको ये हम लोग भी वैसे प्राउडली भी अभी वो भी हमें ही फॉलो करते हैं, ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि वो हमें फॉलो करते हैं, खुद की पैथी को नहीं करते हैं इतना। वो जितना है वो पेशेंट आगे आगे, अदरवाइज वो हमको फॉलो कर रहे हैं, और ये सबसे प्राउड बात है आयुर्वेद के लिए सर। हाँ तो तो अच्छी वो बात है। वस्ती, हाँ जी सर, वस्तियाँ सर उनकी जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ थे उनकी, वो खुद ऑन्को सर्जन है और उनकी मदर है, उनको बहुत ज्यादा नी पेन था। तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट, वैसे तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं अभी सर्जरी डिले करो, अभी रुक जाओ। तो मैं भी हम अपना ट्रीटमेंट में दे रही हूँ उनको। और जब वो यहाँ पे आए थे तो मैंने 8 बस्तियां दी थी उनको। तो 8 बस्तियों में उनका पेन चला गया सर सारे का सारा, और वो इतना मतलब हैरान होते हैं इस चीज के लिए कि क्या कंसेप्ट क्या है तुम लोगों का, ये बस्ती मतलब तेल तुम लोग अंदर डाल रहे हो भाई, मतलब उनको ये चीजें बड़ी हैरान करती हैं। बट हाँ वो इस चीज के लिए मतलब वो करते हैं कि नहीं करो, मैं मतलब मैं भी करवाऊंगा इस चीज के लिए। तो जी सर। हाँ चलिए, आप अपना पैथी को अच्छे से ईमानदारी से पढ़ के समझ के कर रही हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दे रही है, तो यही तो सबसे श्रेष्ठ काम है, अपना और पैथी सर को फॉलो जो करिए। ये आपने शुक्रधरा कला पढ़ाया, सर मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मुझे समझ आ गया सारा, मुझे 2 बार पढ़ना ही पड़ता है, आपका लेक्चर सुनना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी ही नहीं है। तो काफी मतलब ऐसा था कि मतलब नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज वाला था सर। मतलब कुछ ऐसी चीजें थी कि जो हमने मतलब पहले कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा, और मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा हमारे आगे ना। और इसके लिए मुझे सर 2 2 3 3 बार पढ़ना सुनना पड़ता आपका लेक्चर, इस ये चीजें पढ़ने समझने अभी के लिए। देखिए, वो कंचन मैडम ने अप्लाई किया, उन्होंने मेरा लेक्चर ओके। कभी सुना था, मैंने ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, मैंने बस अपने सर लोग का बताया था कि ये करना चाहिए, और उन्होंने अप्लाई किया तो कान का पर्दा नया बन गया, वो जी मेम्ब्रेन जी ही नया बन गया। तो ये तो कितना अच्छा हुआ ना, किसी का भला हो गया। जी। और सर एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, ये जो जी। आपका भ्रजतु अथुअर तेल है ना, मेरे हाँ। पास योगा के लिए पेशेंट आती थी सर, तो उसको 2 दिन डाला सर, 2 दिन में उसका साइनस क्लियर पूरा ठीक हो गया और स्नोरिंग ठीक हो गई सर उसकी, 2 दिन से सर। अच्छा। चलिए, हाँ। तो वो आपके हाथ से ठीक होना लिखा था। शायद सर पता नहीं, बट सिर्फ मैंने कुछ टैबलेट भी नहीं दी और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तेल ही डाला 2 दिन उसको। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि शिरो विरेचन कराते हैं हम, तो इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सारे साइनस को शुद्ध कर देता है। और वो ठीक करने के साथ में उसके जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, श्लेष्म धरा कला, उसका पूरा ऐसे शुद्धि करके कला को अच्छा कर देता है। उसमें जो भी दवाइयां हैं, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा क्या क्या है। तो वो सच में परमानेंट ठीक कर देता है। वो अश्विनी कबाड़ी मैडम जो है ना, अश्विनी कबाड़ी मैडम, उनके भाई को तो 20 साल से था, उन्होंने, मैम ने 1 महीना किया रोज, वो तेल का नस्य खुद करती थी अपने भाई को, तो वो ठीक हो गया। तो अभी 3 साल हो गया, फिर हुआ ही नहीं प्रॉब्लम, जड़ से वही सर, बीमारी। वो 2 दिन में वो कह रही, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी मैं आपसे कंसल्टेशन लेने आऊंगा, क्योंकि मेरी स्नोरिंग बंद हो गई 2 दिन में।
तो मैं हैरान थी, मैंने भी लगा 2 दिन में कैसे रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा मतलब उसने रिस्पॉन्स किया है सर। जी सर। तो कभी भी दवाइयाँ अच्छी होनी चाहिए। आयुर्वेद नंबर वन पैथी है, सभी पैथियों की जननी है, मदर ऑफ ऑल पैथीज, मेडिकल साइंस। हमें दवाइयाँ अच्छी देंगे ना तो पेशेंट हम पे विश्वास करेंगे। जी 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 सर। जी। हाँ महेंद्र सर सर आप बोलिए। हाँ सर। सर वो जो चीड़ वाला तेल है, एक पेशेंट के सिर में पेन दिखा रहा है, क्यों इस तरह का, इस तरह कैसे रिजल्ट मिल सकता है सर? पेन दिखा रहे हैं तो डोज कम कर दीजिए। डोज तो मैंने उसको शुरुआत में दो दो बूंदी डलवाई थी, उससे कम क्या डलवा दें? तो उसका थोड़ा कोष्ण करके डालिए, ठंडा। हाँ, पोषण करके डाल रहे हैं सर। वो मैं ठंडा डलवाता नहीं किसी को भी। नहीं महेंद्र सर ऐसा होता है, बट एक हफ्ता ही होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये कई बार यूज टू होने में ना टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड ने ये डाला था जब शुरू किया था ना, तो उनका सिर ऐसा होता था कि बिल्कुल सुन्न हो जाता था, कहता मेरे मेरा सिर बिल्कुल सुन्न हो गया, भारी हो गया। लेकिन सुनने एक का हफ्ते नहीं के कह रहा बाद मैं, इसको वो तो यूज ये कहता किया। है कि एक साइड में, उसके लेफ्ट साइड में पेन होता है बहुत तेज। ये पहली हाँ बार तो नहीं हाँ हुआ, हाँ। और दूसरे दिन नहीं उसके होता पेन है हुआ, सर, फिर उसने घी डाला। फर्स्ट फर्स्ट वीक में होता है, बाद में हाँ वो ठीक हो जाएगा सर, 1 वीक लगेगा उसको, उसको बोलो 1 वीक लगेगा, उसके बाद यूज टू हो जाओगे, फिर नहीं होगा। मैंने तो उसको फिर एक बार आप सड़बिंदु तेल के लिए कहा, मैं कि हो सकता है कोई अवरोध ज्यादा हो, इसलिए पहले सड़बिंदु तेल डाल के उसके बाद में फिर ये डालेंगे। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक हफ्ता होता है, बाद में ठीक हो जाता है, ऐसा अनुभव है। हाँ, मेरे किसी को आया नहीं, इसलिए मुझे उसका पता नहीं था कि इस तरह से एक सप्ताह इस तरह का होगा। क्यों मैंने कहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ पेन कैसे हुआ, मेरे किसी पेशेंट को हुआ ही नहीं नहीं। होता है सर। क्या है, वहां पे जब स्त्रोतस है, हम एक तेल डाल रहे हैं, कुछ तो बाहर से डाल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा वहां पे जो आम है, कफ है, उसको पुश करता है, इसलिए वो फिर स्त्रोतोरोध की वजह से होता है। धीरे धीरे वो तेल है ना, उसको क्लींजिंग भी करके निकाल देता है। होता है ये, आप किसी से भी पूछिए, जागीर सिंह सर से, यस गंगवार सर। सर, होता हाँ है। सर, मैं कहूँगा ये सर। क्या सर, मैंने कम से कम 50 सर ये पेशेंट को वाला, दे दिया, किसी ने मुझसे शिकायत ही नहीं की। ये पहला पेशेंट था, इसलिए मेरे दिमाग में नहीं आया कि क्या हुआ ये। कोई बात नहीं, होता है। जागीर सिंह जी सर। आप क्या बता हाँ रहे हैं सर? हाँ सर, ये वाला सेम सिचुएशन मेरे मेरे साथ कई पेशेंट के साथ हुआ मेरे। जो मेरे हाँ सप्लाई में पेशेंट, जो मैं हमारे पास वाला तेल आता है और मैं पेशेंट को देता हूँ डालने के लिए, तो मुझे कई पेशेंट ने कंप्लेन करे सर ये। और सर मैंने वहाँ पे आइडिया लगाया फिर कि पेन हुआ तो मेरा सर जस्ट अपना एक मतलब एक सोच थी मेरी, जो मैं हाँ कहता हूँ हो सकता है आम का पाचन ना हुआ हो पेशेंट का। और सर मैं हाँ। पेशेंट का आम पाचन करवाता हूँ और उसके पेन ठीक हो जाते हैं रेगुलरली, कभी ऐसा नहीं होता है कि आज तक भी कंप्लेन हुई। तो मैं त्रिभुवन की तरह मैक्सिमम यूज करता हूँ इस तरह केस में एक बार, ताकि आम का पाचन प्रॉपर हो जाए। तो उसके बाद सर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, फिर वो ठीक रहता है सर कंटिन्यूटी। उस केस में वो भी नहीं, क्योंकि उसका मेरा ऑलरेडी जो उसका स्लिप डिस्क का पेशेंट है वो, तो उसके वो चल रहा था मेरा दीपन पाचन वगैरह, वो सारी प्रक्रिया नहीं ऑलरेडी सर, चल तब रही भी है उसकी। उसका स्थानिक आम होगा ही सर, स्त्रोतोरोध हो रहा है, वो हाँ सर, तेल कहीं तो डालने से रोड है। स्त्रोतोरोध हो रहा हाँ, है। सिर्फ हो सकता है इस हाँ तरह सर। का। और सर एक जो ये शुक्रधरा कलाप है जो ये बता रहे हैं कि कान के पर्दे का, तो मेरे हिसाब से ये कि कान के पर्दे पे, क्योंकि जिस चीज का पूरे शरीर में कोई फंक्शन होता है, उसके लिए अपन स्पेशली कान के लिए ले जाना है अपन उसको, तो उसके साथ में कुछ कान के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी साथ में। तो तो जब दिया था कान के ना पर्दे उन्होंने पे काम कर सकता है सर। सर, उन्होंने दिया था सारीवादी बट्टी वगैरह दिया था उन्होंने तो। हाँ, ये यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि क्योंकि एक तरह से जो अब ये इस तरह के ड्रग्स होते हैं, उनके लिए अपन को रास्ता दिखाना पड़ता है कि उनको कहाँ जाना है। बराबर। तो दिया था सर, वो गामित्व मतलब शुक्र को भी बढ़ाया, शुक्रधरा कला को भी किया, और वो मेडिसिन भी दिया, उन्होंने दिया था। कंचन हाँ मैडम सर। से कल फिर से सुनेंगे वो क्या क्या दी थी। हाँ, वो उस समय नहीं बताया मैडम ने, शुक्र द्रव्य बताया था, इसलिए मैंने वो नहीं नहीं, सुना अभी उसका। वो मैडम जो अभी नहीं है, अभी वो पेशेंट देख रही हैं, वो आएंगी कल, उनसे फिर से हम पूछेंगे ये बात। ठीक सर। हाँ सर, आप लोग की प्रैक्टिस अभी कैसी चल रही है, सच सच बताइए। फिलहाल ठीक है पेशेंट, फिर भी इस समय क्योंकि क्या सीजन चल रहा है गाँव का, थोड़ा फिर भी कम है। कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे, हाँ, आते वो रहते हैं पेशेंट। आपका मंत्र लेना चाह रहे थे एक बार, वो आप दे हाँ देते। हाँ, वो मैं सर मेरी अच्छी हो गई है सर, मेरी अच्छी हो गई है आपकी कृपा से सर। अच्छी हो गई ना। और मैं हाँ अभी जी। वो ना दिवाली गिफ्ट भी बनवा रहा हूँ, वो अभी थोड़ा भावना चल रहा है। मैं वो विरेचन वटी सबको दूंगा, विरेचन वटी 1008 सबको गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। तो आप 1008 पेशेंट को, या 1001 पेशेंट को दीजिए, बाकी अपने घर वालों को दीजिए, या खुद भी खाइए। तो आप जब फ्री देंगे तो लोग का विरेचन अच्छा होगा, फिर वो 10 को लेके आएंगे, ऐसे कर करके वो फिर हो जाएंगे। सर अभी आप बता रहे थे ना प्रैक्टिस कैसी चल रही है, सो सर मैं बताऊंगा कि आज मेरी मतलब सर इस एरिया में, जब मैं कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हुआ हूँ, इससे पहले मैं और कहीं पर था सर एज ए ट्रांसफर। बट यहाँ जब से आया हूँ तो सर मेरी मैक्सिमम पीढ़ी सर आज अच्छी गई।
मैं 66 पेशेंट मेरे ओपीडी में थे सर, और मुझे बड़ा वाह अच्छा लगा कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी इंक्रीज कर रही है सर, जब से वाह। मैं आपसे जुड़ा हूँ सर। सर आप कहाँ बता रहे हैं? सर कुरुक्षेत्र में हूँ सर मैं, हरियाणा तो कुरुक्षेत्र। तो हमको फेसबुक पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे यूट्यूब से, तो कुरुक्षेत्र के सारे पेशेंट लोग जागीर सिंह जी के पास जाइए। लोहार माजरा एक डिस्पेंसरी है, गांव पड़ता है यहाँ पर, उसमें मेरी पोस्टिंग है, और वहाँ पे सर मैं जॉब करता हूँ। तो सर आप ये पुण्य काम करने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में, आपको ये सर करना आपका ही है। आशीर्वाद, सर जी आपके सर। आशीर्वाद से सर, थैंक यू सर। आपको मतलब मजा आ रहा है ना, इतने यस सर, आयुर्वेद बहुत से ज्यादा। पेशेंट ठीक रहे हैं। हाँ सर, सबसे अच्छी बात ये हुआ कि मतलब मुझे पता लगता है भी हाँ, मैं मुझे पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना है, क्या ही तो निकालना है, अब मैं क्या दे रहा हूँ, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ, मुझे क्या ड्रॉप करना है, मुझे क्या ऐड करना है। मतलब सर सारे मेरे फंडे क्लियर हो टोटली भी, हाँ मुझे अब इस टाइम मुझे ये करना है, मुझे इस टाइम ये ड्रॉप करना है, ये ऐड करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना, पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है, पेशेंट क्या बता रहा है, मतलब सब समझ में आता है भी हाँ इसको ये इसलिए हुआ, इसको ये इसलिए हुआ, तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है सर एकदम। मतलब रियली सर, कि मैं कह नहीं सकता कि मैं आपको किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप ये अपनी विद्या जो है, ये एक्सपीरियंस, ये आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे, श्योर ऐसा प्रॉमिस सर। करिए। हाँ जी जी सर। सर, श्योर सर, थैंक यू सर। आप लोगों में से कोई भी कल केस मतलब 7 बजे का सेशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। कल लें परसों लें, कोई भी टॉपिक पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मुझे बताइए। मैं आप लोग को 7 बजे का होस्ट बना दूंगा और मैं भी सुनूंगा आप लोगों से। कुछ भी टॉपिक पे बताना है तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गंगवार सर आप कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं बता सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, कल आपके धना भाई जी का फोन आया था। डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर महाजन सर। आता है आवाज सर? सर आपके कल धना भाई जी का फोन आया था रात को। कल? हाँ कल रात को 10 बजे फोन आया था। तो सर आपके पेशेंट लोग कैसे हैं, जो वमन किया था वो लोग कैसे हैं अभी कुछ बताइए। सब ठीक है सर। अभी 3 दिन से बाहर हूँ, जूनागढ़ में हूँ, कल घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो सब पेशेंट ठीक है ना, आप आपके हाथ से जो ठीक हुए थे? हाँ हाँ, वो सब ठीक है, वो कल सब मिल जाएंगे। तो कोई केस टेकिंग कराना होगा तो आप जरूर लाइएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जरूर सर, आऊंगा। थैंक यू सर। और डॉक्टर VM महाजन सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं बता सकते हैं। और डॉक्टर नामाधर शर्मा जी, आप नए जुड़े हैं, आप अपने बारे में कृपया बता सकते हैं आप कौन है, थोड़ा हम सबको पता चलेगा आप कौन है। डॉक्टर शर्मा जी या महाजन सर आप ही बता दीजिए अपने मित्र के बारे में। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम हेलो। सर, कौन है आपके इनका मित्र? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो खुद ही बोल पड़े हैं, खुद ही बताएंगे। हेलो रोहिणी, दिल्ली रोहिणी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल। सर, मैं डॉक्टर नामधार शर्मा हूँ हाँ और मैंने जामनगर से 88 में रसशास्त्र से MD किया था। हाँ सर, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो ऑन करके अपना चेहरा दिखा सकते हैं। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। ये हमारे सर सर मैं जी को आप लोग देख लीजिए, पहचान लीजिए। कोई भी दिल्ली आप लोग, हाँ सर थोड़ा सा दूर करिए, हाँ। हाँ सर आप बताइए आप कौन है, सबको बताइए। मैं डॉक्टर नामधार शर्मा, जी जामनगर से 88 में रसशास्त्र से MD किया मैंने, जी और दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 97 से मेरा हॉस्पिटल है आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी का, जी प्रेम आधार के नाम से। जी और अभी मेरा 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है NABH। जी और हमारा हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और काफी TPA सबके पैनल पे है। जी तो ये मेरा परिचय है। और मेरे ताऊजी और ग्रैंडफादर सब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वैद्य से। उन्हीं परंपरा से मैंने आयुर्वेद सीखा जी और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी अच्छा है। ये मैंने 5,000 गज में बनाया हुआ है हॉस्पिटल दिल्ली में। जी और मैं सब दिल्ली में प्राइवेटली सबसे पुराना हॉस्पिटल है, सबसे पहला हॉस्पिटल है। जी। ये मेरा परिचय है सर। तो आपसे मिलने हमारे आयुष दर्पण के वैद्य लोग जरूर आएंगे रोहिणी दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी। सर वैसे तो मैं रसशास्त्र से हूँ, लेकिन इनफर्टिलिटी में ज़्यादा काम करता हूँ। जी और क्योंकि पंचकर्मा सेंटर है तो सब वात व्याधि के लोग भी आते हैं हमारे पास। जी और काफ़ी यंग लोग भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, और काफ़ी इससे फायदा उठाते हैं यहाँ से। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक सर यू आप सर। जुड़े रहिए।
आप कोई लेक्चर लेना चाहते हैं 7 बजे? आप अपना कोई सक्सेस स्टोरी या तो कुछ सर अपने विचार? मेरे क्लिनिक का टाइम होता है शाम को 5 से 8 बजे तक। अच्छा, मतलब कभी इससे करना मेरे चाहेंगे तो आप बताइएगा, मैं आपको लाइव कर दूंगा, आप जरूर बताइएगा अपना अनुभव। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर। प्रणाम सर, थैंक यू। थैंक यू। अब आप जुड़े रहिए। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये आईफोन कौन है? आईफोन करके कोई है? कृपया अपने बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे तो बताइए। मैं, सर आप प्रणाम। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए सर, आपके बारे में सर सब लोग। सर मैं एक खुले जगह में हूँ जहाँ पर लाइट नहीं है, तो वीडियो में कॉल ऑन करके दिखा दूंगा। ठीक है, सर बताइए। बताइए। सर मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार भंज उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा का भुवनेश्वर जो जगन्नाथ पुरी के पास है हूँ। जी और मैं मेरा अपना ओन क्लिनिक है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो क्लिनिक पर। जी लेकिन जब आपका संभाषा आयुष दर्पण जर्नल में तो सुना, मुझे बहुत इतना खुश हुआ। और वो मैं समझ रहा हूँ अभी जे मैं कुछ भी आयुर्वेद में कर सकूंगा। मेरा भी सर एक केस था। जी जी सर, मेरे पास एक 51 ईयर्स का जो आदमी आया, उनका राइट थायराइड में एक स्वेलिंग है। उन्होंने उन्होंने बताया कि ये स्वेलिंग उनको 17 साल से है। डॉक्टर ने सब कुछ, एलोपैथिक डॉक्टर ने टेस्ट किया। वो उन्होंने बोला है ये बेनाइन ट्यूमर है। और वो उनको बोला कि आप उसे थायराइडेक्टोमी कर दो। तो उन्होंने नहीं, उसे ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन वो अभी चाहता है, जितना बार भी अल्ट्रासाउंड हुआ वो सब बेनाइन मिलता है। वो चाहता है ये ट्यूमर जो राइट का जो स्वेलिंग होता है, ये क्या काम हो सकता है। जी। तो आप ना मांस प्रदोषज रोग जो है उसमें दही का सर सेवन ज्यादा करते हैं क्या? दिन में सोते हैं क्या? खाना खा के तुरंत दिन में सोते हैं क्या? या सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में उनका दिनचर्या क्या है? सुबह पेट साफ होता है क्या? ये सब देखिए, उसको ठीक करिए, दीपन पाचन अनुलोमन दवाई दीजिए। उसके बाद में सर कांचना गुगुल, मांस पाचक, मेदोपाचक, और ये कुकुरनक्की गुगुल, ये सब दीजिए। तो नाग भस्म, ये सबसे वो डिजोल्व हो जाएगा। और मदन फल और शुंठी का लेप लगाइए वहां पे, और जलौका ठीक लगाइए। तो वो ठीक हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा सर। 3 से 6 महीना ठीक लगेगा, किसी को 1 साल लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कांचना फूल बहुत अच्छा। हाँ, जागीर सिंह जी बताइए सर। सर यहाँ पर हम दशांग लेख भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, दशांग लेप भी अच्छा काम करता है। ग्रंथि का पाचन करना है हमें। जी सर, थैंक यू सर। रौद्र रस है, ग्रंथि पाचक वटी है, और मांस पाचक, मेदो पाचक, आरोग्य वर्धनी वटी, और कांचनार गुगुल से हो जाता है ना सर। साइज धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मैं उसे प्रयोग करूंगा सर। आप ये ठीक है सोचिए कि वहां पे ग्रंथि हो रहा है, तो ग्रंथि किस चीज का बना है? विकृत मांस धातु, मेद धातु, रक्त सर। धातु। तो सर हमें उसी का पाचन करने वाले, स्त्रोतस को शुद्ध करने वाली दवाइयां देनी है। रक्त मोक्षण कर दीजिए, विरेचन कर दीजिए, तो हो जाएगा ना ठीक। और ठीक है उनका सर। थायराइड का T3 T4 TSH बढ़ा है क्या? नहीं, वो सब ठीक है सर, T3 T4 TSH हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो आप यही कांचनार, मांस पाचक, मेदु पाचक, ये सब ये हो जाएगा ठीक। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं उसका या सर फिर प्रयोग करूंगा और आपको बता। पत्र पोटली श्वेत में क्या करिए आप कि सरसों का तेल लीजिए, सर और उसमें कुछ पत्तों के पीसेस धो के सुखा के फिर डालना है, जैसे एरंड का पत्ता, फिर निर्गुंडी का पत्ता, इमली का पत्ता, फिर अर्क का पत्ता, और और क्या होता है, इमली का हो गया। ये हम्म, सारे पत्ते, करंज के पत्ते, निर्गुंडी के पत्ते, शिगरू के पत्ते, ऐसे 6 पत्ते हैं, इनको पीसेस करके और थोड़ा फ्राई कर लीजिए, थोड़ा 5-10 मिनट। ज्यादा नहीं करना है, कम आंच पे करना है, और वो कपड़े पे डाल के उसका पोटली बनाना है। पोटली बना के वहां से सेक लेना है गले पे। ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो वो रक्त वाहिनियों को नुकसान हो जाए, थोड़ा सा लेना है। और उसके बाद में उसके रस निचोड़ के, मतलब पत्तों को जलाना नहीं है, पत्तों का रस निकलना चाहिए, उस रस से अभ्यंग कर देना है। उसके बाद में वो पत्ते लेके और मैक्सिमम आवर्स तक उसको बांध के रखना है हल्का। तो उसकी उष्मा से वो गांठ डिजोल्व हो जाता है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ। मैं उसका प्रयोग करूंगा सर। ठीक है सर। लेखनीय ठीक। गण के गोलियां आती है, उससे भी डिजोल्व होता है। लेखनीय गण के काढ़ा के या तेल से सिरका का बस्ती दे सकते हैं, तो हो जाता है। आप इतना सारा मैंने बताया, आप ट्राई तो करके बताओ सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर।
और ये आईफोन जी कौन है? आईफोन जी अपना नाम बताएंगे प्लीज। कोई तो है आईफोन जी, अपना नाम बताइए अनम्यूट करके। शायद शर्मा रहे हैं, कौन तो है? और कोई बोलना चाहते हैं? प्रदीप कुमार सर जी, आपको नींद कैसी आ रही है सर? आप नस से ले रहे हैं क्या? डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जी, आप मेरे से शायद 14 दिन बाद मिले, 14-15 दिन बाद। सर आप हैं कि चले गए? शायद नहीं आवाज आ रही है। डॉक्टर शशि मैम, आपका एग्जाम कब है? गुड इवनिंग सर। अभी पता नहीं है एग्जैक्ट डेट। पहले मैम ने बोला था अक्टूबर में है, अभी देखते हैं सर। पढ़ तो रहे हैं। आपका वो सब सबमिट हो गया, जो सिनॉप्सिस था, आर्टिकल था? हाँ, सिनॉप्सिस तो सर अगस्त में उसकी लास्ट डेट थी। और आर्टिकल की डेट सितंबर में थी, 30 सितंबर थी। तो मेरा शायद मैंने तो 3 तारीख को किया, नवरात्रों में। तो तो आपका रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाई होके हो गया? हाँ, कॉलेज में तो सर आते हैं, उन्होंने लगभग पढ़ा दिया है। और मैंने फिर आयुर्वेद प्रयोजन को भी वो किया था, तो उससे एक बार पढ़ा है। लेकिन अभी एक बार में सर कहाँ कुछ होता है। मैं आपको अब संडे को अपना प्लेटफॉर्म हो गया, मैं संडे को आपको तंत्र युक्ति पढ़ाऊंगा ये संडे को। जी सर, थैंक यू सर। और शक्ति ग्रह, और वो पदार्थ विज्ञान प्रमाण, और सारे बेसिक सिद्धांत दर्शन ये पढ़ाऊंगा। आप एक जी काम करिए, आपके पास जी कंचन सर। मैडम का नंबर होगा, मोनिका मैडम का नंबर होगा, रश्मि मैडम जी का सर। नंबर होगा। तो उनको कॉलेजेस से नोट्स मिले होंगे। अच्छा। तो रश्मि बगड़े मैम का है भारतीय विद्यापीठ का, कंचन मैडम हम्म का है डीवाई पाटिल कॉलेज का, मोनिका मैडम का है। तो ये जो हम्म संहिता वाले लोग हैं, इनसे नोट्स ले लीजिए। वो आपके पास रहेगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और जल्दी जल्दी समझ आएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर प्रेम नारायण सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं बोलना चाहते हैं? तो हम अभी सेशन बंद कर दें, आधा घंटा काफी है। हम अभी सर सेशन। आप जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ा दीजिए। अच्छा, डिप्रेशन। अच्छा। हाँ। अब हाँ हाँ, डिप्रेशन पे बात करते हैं। तो बहुत बार ना डिप्रेशन का कारण हमें समझ ही नहीं आता है कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेन में कुछ ऐसे विचार होते हैं, इंसान एक ही बात को जो घुट घुट के उसको वो चीजें परेशान करती हैं, जिससे निगेटिव हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, केमिकल इम्बैलेंस होता है। और कुछ लोग हेरिडेटरी में ही डिप्रेशन में रहते हैं, पूरा परिवार ही डिप्रेशन में रहता है। या कुछ इवेंट्स ऐसे लाइफ में हो जाते हैं जो डिप्रेशन में लाते हैं। या स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है किसी किसी की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे पुलिस लोग हैं, वो हमारे देश की बहुत अच्छा सेवा करते हैं। अभी हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग दशहरा मनाते हैं, लेकिन पुलिस लोग क्या करते हैं कि बंदोबस्त करते हैं कि कहीं आतंकवादी घटना न हो जाए। अब उनका इतना ड्यूटी ओवर होता है, और उतना उनको सैलरी भी नहीं होता है, मतलब देश के वो बहादुर पुलिस वाले हैं। कब कहाँ अंबानी के घर पे गोलीबारी हो जाए, कब वहां पे ये हो जाए वो हो जाए, कितना उनको टेंशन वाला काम रहता है। तो वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा मुंबई पुलिस कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम करती है कि उनको थोड़ा स्ट्रेस से कम मिले। अगर ये सब नहीं हो लाइफ में, तो डिप्रेशन में इंसान जाता है, वही वही काम, वही वही, नींद पूरी नहीं हो रही, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। या फिर डिप्रेशन जो अवर सत्व के लोग रहते हैं, तो आजकल कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना है, तो अगर वो ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई डेथ हो गया किसी का जिससे अटैचमेंट था, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। कल मेरे को एक पेशेंट ने कहा कि उनके पति ने उनको बहुत मारा, तो वो डाइवोर्स ले रहे हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो रोने लगे और डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। या फिर कोई क्लास में फेल हो गया, या फिर कभी कभी इंडिया मैच हार गया, वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो लोग उससे अटैच होते हैं, तो उसके वजह से डिप्रेशन आता है। या बचपन में कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं, अब्यूज होता है, निग्लेक्ट होता है, मतलब माता पिता अपने बच्चों में किसी को ज्यादा प्यार नहीं कर पा रहे हैं, और एक एक को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, दूसरे को उतना नहीं मिल पा रहा है। ये भी निग्लेक्ट करने का कारण, ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। या अभी जैसे मेरे पास एक बच्ची है, वो पित्तज उन्माद में है। तो पित्तज उन्माद का मुझे हेतु क्या मिला कि मतलब हेतु मैंने पूरा डिटेल में उनका समझा। वो लड़की इतनी वॉयलेंट हो जाती है ना, अगर उसके मम्मी पापा कुछ भी उसके बारे में बुराई करते हैं कि ये करती है, तो वो किसी को भी उठा के फेंक देगी, कुछ भी सामान फेंक देगी। और बाकी उसकी तारीफ करो ना, तो वो अच्छी रहेगी।
मतलब उसको जल्दी क्रोध आता है, पित्तज उन्माद में है। और वो टीवी सीरियल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और मोबाइल में जो पबजी वगैरह जो रहता है, उसके मम्मी पापा क्या करते थे कि उसको मोबाइल दे देते थे बचपन में, और टीवी सीरियल बहुत दिखाते थे। तो उसमें जो सास बहू का साजिश षड्यंत्र, उसके दिमाग में वो उससे कनेक्ट हो गई, तो वो पित्तज उन्माद में चली गई है। ऐसे वो कनेक्ट रहती है, दुनिया में सब रहती है, लेकिन उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो बर्दाश्त नहीं करती है, अपनी बहनों को भी मारती है। क्योंकि क्या हुआ कि वो बड़ी है और उसकी दो छोटी बहनें हैं। तो जब मम्मी पापा दूसरी बहनों को प्यार करते हैं, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है, वो फिर को भी मारेगी, बहन को भी मारेगी। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती है जो मन को बहुत तकलीफ देती है। तो अभी वो हेतु लेके आई ये सब चीज, और रात रात भर सोती नहीं है इसी टेंशन में। और सास बहू का सीरियल में कि उसने सास भी कभी बहू थी, उसमें ये हुआ वो हुआ, उसके दिमाग में ये सब असर हुआ है। तो मम्मी पापा ने तो साइकेट्रिक दवाई दिया, लेकिन वो वायलेंट बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर बहुत है उसका। तो अभी मेरे पास आई, तो मैंने अपना डायग्नोसिस में ये देखा कि उसका पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हुआ है, रजगुण और पित्त बहुत ज्यादा। और डिप्रेसिव भी है वो, मतलब वो कभी कभी तमावस्था में भी जाती है, डिप्रेशन में जाती है, और फिर वहां से वो रजो अवस्था में जाती है, पित्त बढ़ जाता है उसका, क्रोध में जाती है। उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए क्रोध में जाती है, और नहीं तो बाकी टाइम डिप्रेशन में रहती है। तो मैंने उसकी चिकित्सा में दीपन पाचन अनुलोमन के लिए सब दवाई दे दिया, आरोग्यवर्धिनी वगैरह दे दिया। और मैंने उसको नस से दिया शीरबला तेल का, मेरा वाला 101 आवर्ती का। तो वो बच्ची 2 दिन सो पाई है, उसको नींद अच्छी आई है, ये अच्छा हुआ। और मैंने ये सोचा कि पित्त शामक द्रव्य देना है उस पे। तो मन पे तो काम करने वाली दवाइयां मैं दिया ही है और भी दूंगा, लेकिन पहले पित्त का शमन करना, पित्त का काल भी है। तो मैंने प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, प्रवाल पिष्टी, फिर मैंने उसको महातिक्तक घृत दिया। महातिक्तक घृत पित्त का शमन करना है, इसलिए घृत कल्पना दिया है। पंचगव्य घृत जो है वो नहीं खाएगी, क्योंकि वो पागल भी है, और वो पंचगव्य स्मेल से ही वो भाग जाएगी, नहीं लेगी। तो इसलिए महातिक्तक घृत दिया मैंने उसको, आम पाचक बट्टी दिया। तो उस आम पाचक बट्टी से उसका भूख भी अच्छा लगा, पेट भी साफ हो रहा है। और वो कनेक्ट करी थी आज, मतलब उस दिन आई थी तो वो मेरे से कनेक्ट नहीं करी थी। आज मैंने उसका नाम पूछा, तो बोली अपना नाम बताई, अपना सरनेम बताई, हंस रही थी। और आज वो रिक्शा से उतरना नहीं चाह रही थी कि मुझे और घूमना है और घूमना है। तो मतलब मैंने पित्त शामक द्रव्य, उसके साथ में मन पे काम करने वाली दवाइयां, जैसे कि मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुकुल, ब्राह्मी बटी, ये सब दिया है। और मैंने बस्ती में वचा तेल का, 101 आवर्ती का वचा तेल का, 101 आवर्ती का ब्राह्मी तेल का, और शीरबला तेल का, ऐसे 3 दिन बस्ती, तीनों ऑयल का मात्रा बस्ती देना है। ऐसे मैंने करके भेजा है। अभी जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा। पित्तज उन्माद में हमें पित्त की शमन करने की चिकित्सा और मनोवा स्रोतस को शुद्ध करने की चिकित्सा, ये सब देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स जरूर रहती है, नींद नहीं आती है, और नींद आती है तो उसमें बेचैनी, ऐसे सपने आते हैं जो उसको बहुत तकलीफ देते हैं। तो हमें ना इसमें सिम्टम्स क्या देखना चाहिए। तो डिप्रेशन में है लेकिन वो एजिटेशन होता है, मतलब वो विद्रोह की भावना रहती है, रेस्टलेसनेस बहुत होता है, फिर इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात से उसको, पेशेंट को, डिप्रेसिव वाले इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और भूख नहीं लगती है, या तो वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। फिर उसको कंसंट्रेट नहीं होगा, डिप्रेशन में रहने से उसके ख्यालात उधर के उधर रहेंगे, उसको बहुत थकावट रहेगी, लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, उसको लाइफ में होपलेसनेस रहेगा कि क्यों जी रहे हैं, क्यों क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और हेल्पलेसनेस, उसको मतलब ऐसा लगता है कि वो उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो खुद किसी का मदद भी नहीं कर सकती है। उसको बर्थलेसनेस रहता है कि वो क्यों आई है दुनिया में। सेल्फ हेट, खुद से उसको नफरत होती है, गिल्ट होता है, इनअप्रोप्रिएट गिल्ट होता है। मतलब अगर उसने वायलेंट बिहेवियर किया तो उसको खुद से ही नफरत होती है, गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मम्मी को क्यों मारा, बहन को क्यों मारा, लेकिन वो गुस्से में मारेगी। ये भी रहता है डिप्रेशन में भी और एग्रेशन में भी, वो गिल्ट रहता है। फिर उसके बाद में इनएक्टिविटी रहता है, यूजुअल एक्टिविटी में उसको इच्छा नहीं होती है, मतलब वो ब्रश नहीं करेंगे, डिप्रेशन वाले पेशेंट खाएंगे नहीं। मेरे पास एक ऐसे ही पेशेंट कपल आए थे, हस्बैंड वाइफ,
जिनकी एक ही बेटी थी जो वकील है। तो जब बेटी की शादी हो गई तो माता पिता रिटायर हो गए, तो घर पे बैठे बैठे डिप्रेशन में गए। तो वो बेटी एक लेके आई कि मैं मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं माता पिता का सेवा करती हूँ, लेकिन मेड के हाथों रखा है मैंने। तो उसके माता पिता के बारे में वो बताई, वो वकील थी मैडम। तो वो क्या बोली कि ये ब्रश नहीं करते, नहाते नहीं है, पॉटी कहीं पर भी कर देते हैं, यूरिन कर देते, मतलब ये जो है ना विड्रॉल फ्रॉम अनयूजुअल एक्टिविटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, मतलब क्यों करना है, हमारे लाइफ में कोई नहीं है, सुनापन है, बात भी नहीं करते, डिप्रेशन में रहते हैं। और सुसाइडल थॉट्स आते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा सोते हैं, एक्सेसिव स्लीप या लॉस ऑफ या ट्रबल स्लीप, ऐसी कंडीशन रहती है। तो ऐसे जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, अगर ये और ज्यादा बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, तो उनको कुछ चीजें दिखाई देती है जो इस दुनिया में नहीं है, उनके ब्रेन में ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन, मतलब कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं जो होती नहीं है, और कुछ चीजें दिखाई देती है जो होती नहीं है, या कुछ दिखाई भी देती होंगी लेकिन हमें नहीं पता है, कुछ आत्मा, भूत प्रेत, ऐसी चीजें दिखाई देती है। तो वो फिर धीरे धीरे डिल्यूजन्स में, हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, और ये चीजें बढ़ती जाती है। तो इसके लिए एलोपैथी में मूड एलिवेटर्स ऐसी दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, ट्रैंकुलाइजर्स, ऐसी दवाइयां हैं। लेकिन ये दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये ब्रेन को सुला देती है, ब्रेन के एक्टिविटी को हैम्पर करती है। तो इंसान की नॉर्मल सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं खुद को बताता हूँ। क्या हुआ कि अभी मैं एडमिट हुआ था ना, यहाँ पे रूबी हॉल क्लिनिक में। तो मुझे चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, मेरे को कुछ ऐसे मन में विचार आ रहे थे जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो भी कारण हो, कारण पे बात नहीं हो रहा, जो मुझे फील होता है वो बता रहा हूँ। तो मुझे चेस्ट में आगे और पीछे सीवियर पेन हो रहा था, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सोने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद ही नहीं आ रही। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एडमिट किया। मुझे चेस्ट पेन हो रहा था तो ट्रेमेडोल का इंजेक्शन दिया इमरजेंसी में। और फिर मेरे को ब्लड टेस्ट लिया कि आपके एंजाइम्स चेक करना है। और उसके बाद में उन्होंने पैरासीटामोल का एक वो लगा दिया, आईवी लगा दिया। तो वो ट्रेमेडोल के उससे मुझे हार्ट का पेन एकदम 2 मिनट में ठीक हो गया। फिर चेक किया तो उसमें मायोग्लोबुलिन बढ़ा हुआ था, मतलब हार्ट के मसल्स पे इफेक्ट आया था, इतना सोच, इतना जो भी माइंड पे इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से। उन्होंने फिर छोड़ दिया कि आपको कुछ नहीं है, आप जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे नींद से दिमाग शांत हो, क्योंकि विचार बार बार वही 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 कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहे थे मुझे। जो मुझे फील हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नींद का रेस्टिल दे दीजिए। वो ऐसे रेस्टिल मिलता नहीं है, लेकिन किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से देते हैं। तो मैंने रेस्टिल लिया, मुझे नींद तो आई उस दिन, 10 घंटा सोया मैं। लेकिन जब मैं उठा तो मुझे खुद फील हुआ कि नींद की गोली से मेरा सर दर्द हो रहा है। कुछ अजीब फील हो रहा था, मतलब ऐसे दिमाग जो है वो लो हो गया, कुछ ऐसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो ये मैंने अनुभव किया। तो पेशेंट को जब दिया जाता है ये सब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, तो वो उस पे कितना असर होता होगा, ये मैंने महसूस किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो माइंड में तो ये हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी पे भी होता है। सोमेटिक इफेक्ट क्या होता है डिप्रेशन का या एंजाइटी डिसऑर्डर का, कि मतलब उसके मुंह सूख रहे हैं, खाना निगला नहीं जाता है, उसका आवाज कुछ तो अजीब तरह का आता है, सांसें जो है वो कुछ अजीब होती है, रैपिड ब्रीदिंग होता है, हार्ट बीट बढ़ता है, पल्पिटेशन होता है, और कुछ मरोड़ रहा है, हार्ट में कुछ खींच रहा है, ऐसे होता है, हेडेक होता है, बैकएक होता है, मसल टेंशन होता है, पसीना आता है, डिजीनेस होता है, फेंटनेस होता है, नौशिया होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, नींद नहीं आती, इरिटेबिलिटी होता है, उसको स्लीप डिस्टरबेंस। ऐसे बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं जो रात में घूमते रहते हैं, डिप्रेशन में है तो मेमोरी प्रॉब्लम होता है। ये और डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहा तो सेक्सुअल इंपॉर्टेंस ही आती है। तो ये फिर और मानसिक रोगों में वो बढ़ते जाता है। ये सिम्टम्स है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप बता रहे हो, क्योंकि नॉर्मली एंजाइटी और डिप्रेशन हर पेशेंट में रहता है। जैसे अभी मैं एक पेशेंट देख रही हूँ, उसमें सियाटिका वगैरह और भी सारी चीजों की साथ में है, नमनेस वगैरह है। तो उसका मेन वही है, एंजाइटी और डिप्रेशन का मिक्सअप है एक्चुअली। क्योंकि नॉर्मली जिन लोग में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है,
तो उसमें आप जब कोई मेडिसिन से या जैसे मान लीजिए पादाभ्यंगी करा दी अगर पैरों में नमनेस है, तो विद इन 4 to 5 सिटिंग पूरा पूरा रिजल्ट आ जाता है। और जो लोग एंजाइटी या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होते हैं उनमें जो रिजल्ट आता भी है 20-30% आएगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो ये तो है विषादो रोग वर्धना नाम जो चरक ने कहा है, वो चीज बहुत सही है। और उससे डिसीज इनक्योरेबल तक हो जाते हैं। तो इसलिए आज की डेट में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है सर। इसलिए मैंने कहा सर आप ले रहे हैं तो बता दो सर प्लीज। अभी जी आपको सर, मालूम थैंक है, यू। मैं अभी इलाहाबाद गया था और मैं बनारस गया था, और ऐसे तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो मुझे पहचान गए, और उन्होंने मुझे कहा वो नॉन मेडिको है, और जो फेसबुक पे मेरा लेक्चर सुनते हैं उनको समझ नहीं आता है लेकिन हम लोग हंसते हैं, हम बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका सेशन में हमें एनर्जी मिलता है। आप ऐसे जो बात करते हैं वो ऐसे ही सेशन सुनते हैं, उनको समझ नहीं आता तब भी हंसते हैं। ऐसा होता है। तो हमें ना बात करना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, अपना दुख है वो हमें बताना चाहिए। मतलब जो भी हमको तकलीफ हो रही है वो फिर दुख निकाल देना चाहिए। अगर दुख नहीं निकालेंगे वो मन में और तकलीफ करता है। तो इसके वजह से ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। फिर सिजोफ्रेनिया हो सकता है। फिर इसके बाद में मतलब एग्रेसिव बिहेवियर, फोबिया होता है। फोबिया मतलब उसको हर नए लोगों से मिलने में तकलीफ होती है, या फिर सोशली वो नहीं जुड़ पाता है। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर। सर मेरा एक पेशेंट के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। हाँ। एक फीमेल पेशेंट है, करीब 40 ईयर एज है उनकी। और सर उसे जो है अभी पूरा 1 महीना हो गया, मेंसेस नहीं आया है, मतलब पूरा कंप्लीट होने वाला है मंथ। और उससे कभी कभी सर वाइट डिस्चार्ज आता है थोड़ा सा, कभी थिक आता है, और कभी रेड आता है, कभी येलो आता है, कभी ब्लैक आता है। तो सर क्या करना चाहिए इसमें? और बीच बीच भी उससे ऐसे ही रहा पूरे महीने, कि 4-5 महीने प्रधान तक लाओ, प्रधान तक रहा, कुछ टैबलेट वगैरह दे दी इस तरह से, तो उसका रुक गया। लेकिन वो फिर से चालू हो जाता है सर ये डिस्चार्ज। सर तो क्या अभी करें सर? अभी आपको ये देखना है कि अब कला के हिसाब से सोचते हैं, उसकी रक्त धरा जी कला जो है वो शुद्ध नहीं है। अब रक्त धरा कला शुद्ध नहीं है तो आप दवाइयां स्तंभन करने वाली दे रहे हैं, लेकिन वो जी कला जब तक नहीं ठीक होगी वो नहीं ठीक हुआ। तो इसमें कला को ठीक करना है तो आपको रक्त मोक्षण करना पड़ेगा। उसमें जी रक्त सर। प्रसादन कर, आप जो दवाई दे रहे ठीक है, स्तंभन के लिए दे रहे सब ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको उशिरासव, सारीवाद्यासव, चंदनासव, फिर विरेचन कराना, रक्त मोक्षण कराना, बीच बीच में बार बार विरेचन कराना है, मतलब 15-15 दिन पे वो जी कराइए। सर। फिर ताप्यादि लौह दीजिए, रक्त का प्रसादन होगा। कामदुधा दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए, गैरिक भस्म दीजिए, चंदन दीजिए, रस पाचक, रक्त पाचक, घी के साथ महातिक्त घृत, जीवनीय घृत, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए देंगे तो कला जब अच्छी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। या अधोग रक्तपित्त है तो उसको वमन करा दीजिए। बराबर है क्या? जी सर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अब मुझे क्रॉस करिए। और नहीं नहीं डॉक्टर सर, आप कहिए। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? क्योंकि कला शरीर का मैंने जब अभ्यास किया तो हमारे सर मराठी में यही सिखाए हैं कि आप जब ट्रीटमेंट देते हैं तो आप टेम्पररी तो स्तंभन और ये सब देते हैं, लेकिन कला जो है वो कितने सालों से दूषित है। तो वो कला पे आपको काम करना है, स्त्रोतस को शुद्ध करना है, तभी वो ठीक होगी बीमारी जड़ से। हाँ महेंद्र सर बोलिए। सही सही कहा सर आपने। रक्त शोधक और रक्त प्रसादक जो ड्रग्स देंगे अपन, तो इनसे आगे तक रिलीफ मिल जाएगा। और साथ में अपन जो यूट्रस की जो एंडो ये थिकनेस वगैरह, उससे भी कई बार ग्लैंड वगैरह से दिक्कत, सूजन वगैरह होती है, उससे भी इस तरह की समस्याएं होती है। तो उसमें भी काम हो जाए, क्योंकि अपन पित्त पर काम करेंगे, रक्त पर काम करेंगे, तो उससे उधर भी अपना काम हो जाएगा। दोनों काम साथ में हो जाएंगे ये। वाह जी, कितना बढ़िया बताया आपने। सर हाँ सर। तो इसे क्या कहते हैं, करीब 30 डेज होने जा रहे हैं, तो मेंसेस लाने के लिए दवाएं देना चाहिए नहीं चाहिए? कभी कभी देना चाहिए, कभी कभी नहीं देना चाहिए, वो अपने आप आएगा। आप स्त्रोत शुद्ध करिए ना, आप विरेचन दे दीजिए, अपने आप आएगा ना। जी सर। ठीक विरेचन उसमें ठीक। सर 5-7 दिन तो इंतजार करो। यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो उस तरह से अपन सोच सकते हैं उसको आगे। पहले ठीक अभी ठीक तो इसमें ठीक। इंतजार चीजों करो को आप। टाइम लगता है सर, इन चीजों को टाइम लगता है। मेरा पेशेंट था, उसको 1.5 साल अभी हो गया है, अब जाके उसके मेंसेस नॉर्मल हुए हैं। तो पहले तो आते ही नहीं थे, फिर उसके बाद 8-8 महीने में आने शुरू हुए,
फिर 4 महीने के बाद शुरू हुआ, अब फिर 2 2.5, फिर अभी उसको मेंसेस रेगुलर हुए हैं। तो पेशेंट को बताना पड़ता है कि इन चीजों को मतलब अगर आपको अंदर से मतलब शुद्धि करनी है, अंदर से डिटॉक्स करना है, तो उसको टाइम लगेगा। विदाउट टाइम देने से 1 2 महीने में सर कुछ नहीं होगा। सही बताया आपने। जी थैंक यू सर। नहीं थैंक यू मैडम, मैम। उसमें अपन एक काम कर सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो अपन उसमें जो रक्त मोक्षण भी हो जाएगा, और अपन जो 30 30 35 ml या 40 ml ब्लड ले लेंगे, तो उसके जो लक्षण है उधर उधर वो भी नहीं आएंगे लक्षण उसके जो। सर सिम्टम्स आप कम कर सकते हो, लेकिन चीज को क्योर करने के लिए सर टाइम लगता है, एक एक नहीं, आधे वो महीने में कुछ नहीं होता। ट्रीटमेंट अपन चालू रखेंगे उससे, और उसके बाद में हाँ, इस तरह का अपन कर सकते हैं उसको अपन रिलीफ देने के लिए, कि जिससे उसके इफेक्ट ना हो। समझी नहीं सर, आपकी बात नहीं समझी सर। मैं ये कह रहा हूँ, अपन 30 40 ml उसका ब्लड निकाल देंगे हाथ में से, रक्त मोक्षण भी हो जाएगा उससे, और उससे साथ में जो वो प्रेगनेंसी क्या नाम है पीरियड नहीं हुआ है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा उसके, क्योंकि कई बार शरीर मान लेता है उस तरह से कि तो वहां से सर वो खून रक्त निकल जाए। मोक्षण से कैसे होगा सर, रक्त मोक्षण से कैसे होगा? मैम इसी तरह बताते हैं वो अपने जो जमदग्नि सर है, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से पेशेंट को देके देखो, उस तरह का रिजल्ट मिलता है फिर पेशेंट को। मतलब आपने स्त्रोतस को ना शुद्ध किया मैम, समझ अशुद्ध रहे हैं। रक्त निकाल दिया ना, तो ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन होने लगता है। ये भी एक साइंस है। ओके। रक्त प्रदोषज व्याधियां जो होती हैं उसमें मेंसेस इरेगुलर होती हैं, तो हमने दूषित रक्त निकाला ना, आम रक्त थोड़ा निकाल दिया आपने, फिर वो पर अच्छा हो। सर हाँ जी सर, आम भी है ना, वात और कफ भी तो है ना, वो चीज भी तो देखनी पड़ेगी ना, हम सीधा रक्त मोक्षण तो नहीं आ सकते ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे होता है, रिजल्ट आता है। हर पेशेंट को हम जैसे रक्त मोक्षण, क्योंकि आधी चिकित्सा बताइए सर्जरी में, जैसे बस्ती है अपने काय चिकित्सा में, वैसे रक्त मोक्षण भी चिकित्सा है। अभी अगर जी शरद ऋतु में आप करेंगी तो वो दूषित रक्त, आपने जैसे गंदा सब जगह नाला भरा हुआ है, थोड़ा सा कचरा निकाल दिया तो थोड़ा पानी बहने लगेगा ना, वैसे ही थोड़ा दूषित रक्त निकाल दीजिए, करके देखिए ना फिर क्या होता है। आप अपने डॉक्टर जनवरी मार्गदर्शन। से जो बता रहे थे सर, उस तरह का मैंने भी किया था एक पेशेंट में, इस तरह से रिजल्ट मिलता है सर, इसीलिए मैंने बताया था इसका रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने 3 4 महीने पहले एक लेक्चर में बताया था, जो मैं भी उस समय नहीं करता था इस तरह से, पर इससे रिजल्ट मिलता है, और पेशेंट को फिर उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते उस तरह के। क्या होता है ना कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन उसको उतनी गति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रक्त जो है वो गाढ़ा हो गया है। हमने थोड़ा गंदा रक्त निकाल दिया तो अपने आप जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, वो भी थोड़ा हल्का हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। आपने 12th में विस्कोसिटी पढ़ा होगा कि हम 12th में कुछ डालते थे, छर्रा डालते थे, आयरन के जो बॉल्स टाइप रहते थे, तो वो विस्कोसिटी पता चलता है। उसी तरह से विस्कोसिटी को कम करना है, मतलब जिसको हम लोग स्त्यांता बोलेंगे, रक्त की स्त्यांता। रक्त में कफ चला गया है तो हम दूषित रक्त थोड़ा निकालेंगे 50 60 ml, तो ब्लड जो है वो पतला हो जाएगा थोड़ा। आपको समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? इस तरह से थोड़ा ये साइंस सही है, रिजल्ट आता है। आप करके देखिए मैम क्या होता है, बाकी आप सर रक्त मोक्षण कहाँ से करें? रक्त मोक्षण जहां से आपको सुटेबल हो वहां से करिए, सार्वदेहिक फिर रक्त। जैसे सर दिल्ली। मैंने तो हाथ से किया था, किससे? हाथ से जो बेन होती है अपनी, सिरावे। अम, हाँ सिरावेल कोनी के यहाँ से, उसी से निकाला था। सर इसमें क्यूबाटल फोसा कंसेप्ट से। ये है कि जैसे अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो राइट क्यूबाटल फोसा से निकालिए, और अगर स्प्लिन में कोई प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट क्यूबाटल फोसा से निकालिए, मैडम या वो अलग, राइट। वो अलग कॉन्सेप्ट है मैडम, ये इस तरह ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। अपन ये तो ये जनरली कंसेप्ट, को यदि अब हम खून देना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी, यदि उस तरह से हाँ यदि ये डोनेट सुश्रुत का कराना ही चाहें। कंसेप्ट है सर। सुश्रुत में ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो नॉर्मली चूंकि मेजोरिटी डिसीज होती है, 80% मान लीजिए कि लीवर इन्वॉल्व होता है, इसलिए राइट क्यूबाटल फोसा से निकालना अच्छा रहता है। और कभी आपको लगता नहीं कि स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो आप लेफ्ट क्यूबाटल फोसा से निकालो। तो मैं जो है, आप तो बल्कि उनसे ही निकलवा सकते हो जो लोग निकालते हैं, सैंपल लेते हैं ना। तो कई बार अगर आपके पास पूरा प्रोसीजर नहीं हो तो आप उनसे भी करवा सकते हो। हाँ तो उससे कोई जैसे बहुत दिक्कत नहीं है, अच्छा। अपन को तो अपना अपना जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। और हाँ हमारे जी, हाँ जी। इसमें बोला ही है कि शरद ऋतु में या साल में एक बार दूषित रक्त निकालना चाहिए।
अगर वो नहीं निकालते हैं तो रक्त प्रदोषज व्याधियां होती हैं, और वो रक्त प्रदोषज व्याधियों में इरेगुलर मेंसेस होता है। ये बोला है, विधि शोणित अध्याय में बोला है ये चीज। जैसे मैं ब्लड सैंपल जब भी पेशेंट का लिवाती हूँ या लेती हूँ तो उस केस में मैं करवाती हूँ। अभी भी मैंने अपने हस्बैंड का भी कराया था तो उनका भी निकलवाया था, अपना भी निकलवाया। फिर मैंने कहा निकाल दो 10-15-20 ml जितना निकलता है। तो जितना निकला था उतना निकाल दिया था, तो हाँ। उससे बढ़िया रहता है। जी सर। हाँ, तो जैसे रक्त कफ निकालते मोक्षण हैं। करने से जी। रक्त मोक्षण करने से जो ग्रंथियां हैं उनका जो अपन की इंटरनल ग्रंथियां हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और उनका भी जो सीक्रेशन है वो सही हो जाता है। हाँ। इसको आप खुद अनुभव करो अपने हिसाब से, एक बार निकलवा के उसके बाद देख तो आप, उसके बाद में उनका सीक्रेशन भी ऑटोमेटिक ही सही हो जाता है। पता नहीं उसका रीजन तो कहाँ से किस तरह से रीजन मिलता है वो नहीं है अपन। सर, जो रक्त में कफ चला गया है, रस का मल क्या है, कफ है। तो वो जो मल है एक तरह से सर्कुलेट हो रहा है, रक्त का सर्कुलेशन उतना अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि रक्त गाढ़ा है ना। तो वो रक्त अगर हम कफ निकाल रहे, थोड़ा भी निकालेंगे तो अपने जैसे कि नाली भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा कचरा निकाले तो पानी बहने लगता है ना, वैसे। और बाकी दवाइयां है ना, रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, दीपन पाचन, लोमन, है ही ना। क्योंकि सर जैसे। उस लेडीज के क्या था कि हाँ। हल्का सा जैसे पानी सा भी आता था, गरम गरम सा पानी सा निकलता है, उस तरह का पानी निकलता था। तो उससे उसमें भी आराम मिल गया। तो मेन की कोई ग्रंथि का श्राप था वो अंदर से, बहुत तेजी हो रही थी। तो उसका उसमें आराम मिल गया उससे, रक्त रक्त मोक्षण से। तो इसका मतलब उन पे भी इफेक्ट आया उसका। उसके थायराइड था उसमें भी उसको रिलीफ मिला। तो मेन की एक संग इंटरनल जो स्राव है उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। जी। तो ये ना ऐसा बोला है कि हमारे शरीर में कफ को निकालना चाहिए, हमारे शरीर में पित्त को निकालना चाहिए, हमारे शरीर में वायु को शमन करना चाहिए। तो दूषित रक्त का भी ये चिकित्सा है, ये निकालना चाहिए साल में एक बार, थोड़ा निकालना चाहिए। सब सिस्टम अच्छा होता है, ग्रंथियां नहीं होती है, पीसीओडी नहीं होता है, ग्लाइकोमा नहीं होता है, दूसरे ग्रंथि फॉर्मेशन नहीं होता है, ये चिकित्सा है। ठीक है तनिका मैम, आप करके बताइए क्या रिजल्ट आया। बाकी तो आप शमन चिकित्सा करेंगी, जी आप तो जी इंटेलिजेंट जी है। जी सर। सर मुझे, हाँ, मेरे को यही है कि दीपन पाचन साथ में जरूर करना चाहिए। बट हाँ, हमने एक चीज ये पहले भी हमने शायद वो जब रक्त धरा कला पड़ी थी तो ये कंफ्यूजन आई थी। तो जी सर, मैं एक बार हाँ करके फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। और दूसरा बात, मुझे एक और बात बताना है कि जैसे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, तो मैंने अपने गाइडेंस में पीएचडी करते टाइम डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जितने पेशेंट हैं उनको थोड़ा थोड़ा रक्त निकालने को बोला मैंने। तो वो रक्त जो था वो एकदम काला काला गाढ़ा गाढ़ा रक्त निकला, भले हमने पूरे बॉडी से कहीं से भी निकाला। तो उसके बाद में उनका माइंड में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब 50 ml दूषित रक्त निकाल दिया ना, तो जो केमिकल था ब्लड में वो थोड़ा कम हो गया। तो फिर माइंड थोड़ा, मतलब रिकवरी अच्छा होता है। तो इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि रक्त मोक्षण हमें करना चाहिए, रक्त शरद ऋतु में या साल में कभी एक बार तो करना चाहिए। ठीक है। बाकी आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं बोलिए, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ। गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं वही अनमिट भूल गया था। और डॉक्टर महेंद्र सर, आज 3 सेशन हुए, मॉर्निंग का और ये शाम का, और ये आपको कैसा फील हुआ सर, डॉक्टर महेंद्र नहीं सर? नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन हुए तीनों ही, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का सेशन भी बढ़िया हुआ, और शाम का 7 बजे वाला सेशन बढ़िया था ही। और ये सेशन भी बढ़िया हुआ क्योंकि सभी के क्वेश्चन, सभी के उस हिसाब से अपन यदि डिस्कशन करके देखें तो उससे क्या है कि नॉलेज बढ़ती है उसमें। फिर पेशेंट का बाद में यदि आता है तो उसको सब क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। और मेरे लिए भी अच्छा है कि बिना प्रेशर के मैं, बिना टारगेट के, एम्बिशन के, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है कि इतना होना ही चाहिए, जो है खुशी खुशी हो रहा है वो अच्छा है। नहीं, कोई प्रेशर नहीं सर। आप अपने हिसाब से यदि कभी बंद करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी दिन नहीं लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो तो उस तरह से कर लो उसको। हाँ। और यदि ज्यादा आपको 9 बजे का टाइम नहीं हो तो जैसे कोई सेशन हो तो 7 बजे वाले में आप पेशेंट को उस समय ले लो। हाँ, तो वो जिंदगी में अच्छा रहेगा। सर कहाँ। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली करिए पहले। हमारे लिए मतलब आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। पहले हाँ। आप अपनी कन्वीनियंट देखिए, आप जैसे आप कैसे हम वैसे ही कर लेंगे सर, ऐसा कुछ है और नहीं। दूसरा बात है कि आप लोग भी देखिए, जैसे आप लोग कभी नहीं आ पाते तो वो सब रिकॉर्डेड रहता है फेसबुक पे, बाद में यूट्यूब में भी डालेंगे तो आप भी आगे पीछे देख लेंगे, मजा आएगा। किसी को प्रेशर देके कुछ काम नहीं कराना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अभी 10 बज गए,
आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। अब हम लोग सुबह मिलेंगे 7 बजे। अष्टांग हृदय का जो हमारा सेशन चलता है उसमें 7 बजे, और 7 बजे उठना ही चाहिए, सबको पढ़ना ही चाहिए। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो आप ग्रुप में जरूर बोलिएगा, कुछ सजेशन देना है दीजिएगा। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।